अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी साहब के ऊपर आती है। उस पे बजाय इसके कि भारत के जो ओपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं वो अदानी साहब को सपोर्ट करते, वो दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि भारत जैसे पाकिस्तान की बर्बादी की वजह आर्मी है, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, पूरा एक नेक्सस है। लेकिन भारत में बर्बादी की वजह ये करप्ट डायनास्टिक पॉलिटिशियंस हैं। आप देख लें कौन कौन बोल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी हैरत की बात यह होती है कि वही जबान, वही अल्फाज, वही पूरा स्टेटमेंट जॉर्ज सोरोस आके देता है। इकोसिस्टम समझ में आ रहा है? बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक, जॉर्ज सोरोस और भारत के ये करप्ट डायनास्टिक पॉलिटिशियंस लाइक नेहरू खानदान, लाइक यादव खानदान, ये सबका एक ही जबान नहीं है। क्या वजह है? इसलिए कि अदानी साहब एक बड़ी एम्पायर कायम करने में कामयाब हो गए जो इनसे हजम नहीं हो रही। भाई आप ये देखें, मैं आपको मामूली मिसालें दे के समझाता हूं कि आपने कभी किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन को या जॉर्ज सोरोस जैसे हरामियों को किसी अमेरिकन कॉरपोरेट के बारे में बोलते सुना? जेफ बेजोस के बारे में सुना कि उसने ये सब कैसे कर लिया? कभी आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना? आपको पता है कंपनी है शेल, पेट्रोलियम कंपनी है। मुझे याद है कि मैं जब नया नया बेल्जियम आया था तो मुझे 6 महीने में ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, तो मैं गाड़ी में घूमता था। और बेल्जियम बड़ी मज़े की जगह है। बेल्जियम के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी शहर हैं। जैसे 2 घंटे की ड्राइव पे एम्स्टर्डम है, 3 घंटे की ड्राइव पे पेरिस है, 8 घंटे की ड्राइव पे जेनीवा है, 5 घंटे की ड्राइव पे फ्रैंकफर्ट है। लंदन बाय रोड आना हो तो टोटल 4 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटा क्रॉसिंग होती है जो समंदर की। पहले हम फेरी में करते थे, आजकल ट्रेन में हो रही है। सब करीब करीब, तो हमारे मज़े लगे रहते थे। वहाँ से गाड़ी उठाई, कभी किधर कभी किधर। तो एक बार मैं अपने कुछ गोरे दोस्तों के साथ, मैं शुरू के पीरियड में गोरों के साथ बहुत अटैच था, ख़ास तौर पे 91 के एंड से लेके 96 तक मैं गोरों के साथ ही रहता भी था। मेरी रेसिडेंस थी और इस तरह। तो हम कुछ गोरे दोस्त जा रहे थे एम्स्टर्डम। तो रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए मैं एक पेट्रोल पंप हाईवे से निकला ना, तो उसने मुझे कहा इधर क्यों रुके हो, इधर से निकलो, अगले पे भराएंगे। मैंने कहा क्यों, इधर क्या मसला? कहता है ये शेल है, शेल की कंपनी में नहीं डलाओ। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या मसला है? कहता है ये रेसिस्ट है। जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चल रहा था, रेसिज्म के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी, तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने साउथ अफ्रीका से अपना सिस्टम ख़त्म कर दिया था। लेकिन शेल कंपनी ने कहा था कि बाढ़ में जाए रेसिज्म, हम तो इधर करेंगे। और ये शेल के बारे में ये ग्रीन पीस वालों ने ये रिपोर्ट दी है, आई ओपनिंग है, कि अगर आप रोज़ 40,000 पाउंड कमाएं, उस दिन से जिस दिन जीसस पैदा हुए थे, यानी जीसस पैदा हुए थे 2023 साल पहले, क्योंकि जीसस की पैदाइश से ये 2000 की ये जो साइकिल चल रही है ना, ग्रेगरियन कैलेंडर, तो 2023 साल तक आप रोज 40,000 पाउंड कमाए ना, तो आप इतना नहीं कमा सकते 2023 साल में रोज के 40,000 पाउंड कमाए तो, जितना शेल कंपनी ने खाली पिछले साल प्रॉफिट कमाया इस इन्फ्लेशन के पीरियड में। जब पूरी दुनिया में गैस पेट्रोल की हालत ख़राब है, उसमें शेल कंपनी ने इतना कमाया कि आप
40,000 पाउंड का मतलब है 40 लाख इंडियन रुपीस पर डे 2023 साल तक। कभी आपने सुना हो कि जॉर्ज सोरोस ने या किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन ने या ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने इसके बारे में बात की हो? क्योंकि नहीं, इनको पता है कि ये कंपनी कमा के ला किधर रही है, इधर ही ला रही है ना। तो अदानी साहब कमा के पैसा कहाँ ला रहे हैं? इधर ही ला रहे हैं ना, इंडिया में। कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ कंपनियां बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रही है, प्रॉफिट कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बात अडानी की नहीं है, बात इंडियन बिजनेसमैन की। मैं अडानी को अडानी मानता ही नहीं हूँ, मेरे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई वो नहीं है। फिर हम आखिर ऐसा एपिसोड क्यों कर रहे हैं? ये बताने के लिए कि क्या स्थिति है। गौतम अडानी क्राइसिस विल हिट इंडिया हार्ड। अच्छा, ये बात है, इसलिए अडानी का क्राइसिस क्रिएट किया गया है। कौन है ये? ओके, रॉयटर्स। अरे रे रे रे, कैसे बिल्कुल दाढ़ लगाए बैठे हैं, इंडिया को गिराना है। और आपके लोग शामिल हैं जिनको वो रीट्वीट कर रहे हैं स्टॉप अडानी वाले। आपके लोग शामिल हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टियां, आपके कितने गद्दार आपके शामिल हैं। सोचिए आप, क्या गजब की स्थिति है। ठीक वैसी जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं तो 32 दांत के बीच में एक जीभ की, ठीक ऐसी स्थिति है। और जो आप लोग कहते हो ना, जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो कभी भी तलवार खींच के खड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर देते, वैसा क्यों नहीं कर देते। समझ में आया क्यों नहीं कर देते? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बहुत हाथ बचा के काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, बहुत फास्ट काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है ना। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकार कैसे काम कर रही है। आप तो बस ये देखिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपके जो दिख रहा है ना, उसे आप कर भी नहीं पाओगे। जब कुर्सी पे बैठोगे ना तो दस्त हो जाएंगे। इतना खतरनाक खेल है। लेकिन आपके इन पॉलिटिशियंस के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आप ये देखें कि फेसबुक ने 40,000 लोगों को नौकरी से निकाला, कोई बोला? एक लफ्ज नहीं बोले। बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों ने इतने सारे नौकरियों से लोगों को निकाला, कोई बोला? आप ये देखें कि अमेज़न ने 40% एम्प्लॉइज निकाल दिए, गूगल ने 50% निकाल दिए, फेसबुक ने 60%। लेकिन अदानी ने एक को भी नहीं निकाला। हिंडनबर्ग कौन है भाई? हिंडनबर्ग कोई खुदा है कि उसने कह दिया और बात खत्म हो गई? ये आपने देखा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जब दुनिया कोविड जैसे पेंडेमिक का शिकार थी, ये माल बना रहे थे। इन्होंने वैक्सीन और पेंडेमिक और क्या क्या ड्रामे नहीं किए WHO और बिल गेट्स के साथ मिलके। किसी अमेरिकन ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने इस पे कुछ कहा? लेकिन भारत में अदानी को एक शैतान बना के, एक मॉन्स्टर बना के, एक राक्षस बना के पेश किया जा रहा है। और इसमें आपको दुश्मनों की इसलिए जरूरत नहीं कि आपके पास तो है ना भाई ये। अब मैं डिटेल में एक एक कंपनी, ये फार्मास्यूटिकल के ऊपर तो मैं पूरे कई प्रोग्राम कर चुका हूं। तो अजीज दोस्तों, मसला सिर्फ ये है कि कोई ये बता दे कि ये जो आपकी कंपनी है हिंडनबर्ग, इसकी अपनी औकात क्या है? इसकी अपनी औकात ये है कि इसको अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है ये, जो शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करती है। 2021 में अमेरिका की फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसको बैन किया था, क्योंकि इसने कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज अमेरिका में जो हैं उस पर रिसर्च की थी जो गलत थी। हिंडनबर्ग ने स्टॉक मैनिपुलेशन स्कीम में ऐसा हिस्सा वो क्या रिपोर्ट दी कि जिससे कई कंपनियों के स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर गए, जैसे अदानी के गिरे। और फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको बैन किया कि आपका ये अनएथिकल बिहेवियर है, आप मार्केट को अप एंड डाउन करते हैं। अब किसके कहने पे करते हैं ये आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये सोरोस टाइप के ये इकोसिस्टम है जो इनको हिंडनबर्ग को मिला खूब माल। इन्होंने अदानी साहब के बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करवा दिया, शेयर्स की भाव गिर गए, इन्वेस्टमेंट्स रुक गई, सब कुछ हो गया।
और ऐसे में ये होता है कि जब इसराइल में एक बम फटता है फ़लस्तीनियों की तरफ से, तो अपोजिशन पार्टीज, गवर्निंग पार्टीज, नीचे आम आदमी, सिविल सोसाइटी, मीडिया सब यूनाइटेड होते हैं उसके खिलाफ। सब एक साथ गवर्नमेंट के पीछे आके खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर हमला है। और भारत में जब इस टाइप की कोई चीज़ हमला होता है तो राहुल गांधी दुश्मनों के लश्कर के साथ जाके मिल जाते हैं, ममता बनर्जी दुश्मनों के लश्कर के साथ मिल जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी की ओपोजिशन पार्टीज, अखिलेश यादव, बिहार वाले मिलके सब दुश्मनों के साथ मिलके, क्योंकि मोदी को हराना है। अबे मोदी को हराने में तुम भारत का क्यों कचूमर निकालते हो? अदानी डज नॉट मीन भारत। अदानी का नुकसान जो बिलियंस ऑफ डॉलर का हो रहा है वो भारत का नहीं है, ये भारत में इन्वेस्टमेंट है भाई। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि ये दुनिया में इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे है, 78 अप्रूवल रेट है। और ये भारत की कंपनी का पोल नहीं है, सर्वे नहीं है, वो मुसलसल जितने सर्वे हुए हैं। और इसके साथ साथ भारत की इकोनॉमी 6.8%, 2022 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था, 2023 में सबसे ज्यादा भारत का प्रोजेक्टेड है। अमेरिका का 1% 2024 में, भारत का 6.8%। इस साल का प्रोजेक्शन है 2023 6.1% भारत का, अमेरिका 1.4%, जापान 1.5%, कनाडा 1.5%, जापान 1.8%। तो प्रोग्रेस भारत की है। क्यों इनको मिर्चें लगी हैं? अमेरिका और इंडिया का डिफेंस सिस्टम एग्रीमेंट हुआ है, GE 98 किलो न्यूटन ट्रस्ट इंजन्स जेट के, फाइटर जेट के इंडिया में बनेंगे। आप ये देखें ना कि अभी लेटेस्ट 470 हवाई जहाज का ऑर्डर, पगला गई है पूरी दुनिया, पगला गई है। पाकिस्तान $1 बिलियन की किस्त के लिए IMF के आगे लेटा हुआ है। और वहां पे आप सोचे कितना बड़ा ऑर्डर है, 73 बिलियन डॉलर का, $1 बिलियन की किस्त के लिए पाकिस्तान की सरकार IMF के आगे लेटी हुई है कई महीनों से। और कहां है भारत? और क्या क्या मैं आपको बताऊं। भारत इस वक्त रशिया से जो तेल ले रहा है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 9.2% इंक्रीज हुआ है खाली जनवरी में। भारत का 5 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल भारत में इंपोर्ट होता था। और ये खाली ये नहीं है कि ये भारत के इस्तेमाल में आता है, फिर भारत में रिफाइनिंग, अब रिफाइनिंग हो रहा है तो रिफाइनरी को ये तो नहीं है कि अंबानी साहब बैठ के अकेले चला रहे हैं, हजारों लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। फिर वो रिफाइन होकर एक्सपोर्ट होता है, वो सब प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोजगार जनरेट होती है। मतलब मैं क्या क्या बताऊं आपको, इसमें इतनी डिटेल खाली इस तेल की। उसमें आपने हवाई जहाज का ऑर्डर किया, आपने आपका ISRO टॉप पे जा रहा है। ये डॉयचे बैंक का CEO कह रहा है कि इंडिया इज ए शाइनिंग स्टार एमिड ग्लोबल इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी। और आप वर्ल्ड बैंक के, ये अपने यूनाइटेड नेशंस के चीफ क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड काउंट्स ऑन इंडिया टू मोबिलाइज क्रेडिबल एक्शन टू डिलीवर ऑन 2030 एजेंडा। इवन अमेरिका ने भी कहा कि रशिया यूक्रेन वार खाली इंडिया रुकवा सकता है।
और ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये नासा और ISRO सैटेलाइट रेडी हैं और ये एक साथ लॉन्च करेंगे। मतलब किन किन सेक्टर्स में ये सारा साथ हो रहा है। लेकिन क्या है कि जेफ बेजो की सक्सेस स्टोरी तो वो सक्सेस स्टोरी है, लेकिन अंबानी फ्रॉड है। स्टीव जॉब्स ड्रीमर है, अदानी ड्रीम स्नैचर है। फाइजर और दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रॉफिट कमाए वो सब सही है, लेकिन भारत बायोटेक्स प्रॉफिट कमाए तो उनके तो कफ सिरप खराब है, फला खराब है, ढुमका खराब है। और ये सब आपके बाहर वाले दुश्मनों से ज्यादा आपके अंदर वाले दुश्मन बोल रहे हैं। अजीज दोस्तों, मैं इस पे और ज्यादा डिटेल आपके सामने कई चीजें रख सकता हूं। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, गोरों से इंडिया की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। द हिट जॉब ऑन इंडियाज मार्केट लुक्स लाइक ए वेल प्लान्ड कंस्पायरेसी। कोशिश कितनी भी कर लें, बट एज ऑलवेज भारत मजबूत ही निकल कर उभरेगा। और ये बिल्कुल करेक्ट है। ये भारत को कितना भी वो कर लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। BBC की रिपोर्ट के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। भाई साहब, BBC के ऊपर छापा पड़ा है तो क्या लॉ ऑफ लैंड कहीं काम नहीं आएगा? या लॉ ऑफ लैंड को हम भूल जाएं? कानून भी तो कोई चीज है ना। कानून भाई देखें, BBC पे छापा पड़ा है इसलिए कि 2500 करोड़ रुपए का टैक्स नहीं भरा 2012 से। क्या BBC पैसा नहीं कमा रही? दबा के माल बना रही है। एक तो हम यहां खुद हर घर से पैसा ले रहे हैं 180 रुपया, 182 पाउंड हर घर से। मिलियंस ऑफ हाउसेज है ना इंग्लैंड, यूके में मिलियंस, 6-7 करोड़ की आबादी है। पर घर बल्कि पर टीवी 182, हर घर में 2-3 टीवी होते हैं। ये हमसे ले रहे हैं। बाकी ये जो मोदी के खिलाफ स्टोरी, तो पता नहीं सोरोस और कौन कौन इनको मिलियंस ऑफ पाउंड देता है। इतना माल बना रहे हैं, टैक्स नहीं देंगे? जब टैक्स के लिए छापा मारो तो चोर। अब आप ये देखें कि रशिया ने BBC को बैन किया, चाइना ने BBC को बैन किया, और फ्रांस ने अभी कल परसों की बात है कि फ्रांस ने कहा है कि हम ये सी न्यूज़ है ना जो इनको ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है। फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का ये कहीं मतलब नहीं है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलें। खाली ये भारत में होता है। जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। ये डेंजर जोन में आ जाती है बात। तो अजीज दोस्तों, ये है कि और भी मेरे पास इस पे बहुत ज़्यादा मटेरियल है। जॉर्ज सोरोस की जो इन्वेस्टमेंट है ये इन थिंक टैंक्स और इन NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं जो टोटली एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते हैं, और इसमें जमात इस्लामी की स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं। मैं इस पे पूरे डिटेल में 2-3 प्रोग्राम लास्ट ईयर कर चुका हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जॉर्ज सोरोस के पैसे पे भारत के खिलाफ कंटिन्यूसली काम करती हैं। अजीज दोस्तों, मैं डिटेल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बता दी है। जॉर्ज सोरोस एंटी भारत नैरेटिव ये है कौन पता है? आपको याद है आज से कुछ साल पहले अरब स्प्रिंग हुई थी, ट्यूनीसिया, इजिप्ट, वहाँ पे पब्लिक ने मतलब सड़कों पे जाम कर दिया था और गवर्नमेंट्स को मजबूर किया था। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, लेकिन दूसरा सिसी आ गया, ये भी डिक्टेटर, ये भी आर्मी का। तो जॉर्ज सोरोस की इन्वेस्टमेंट थी, वो पूरी जॉर्ज सोरोस की बैकिंग पे वो चीज़ हुई थी।
इसके अलावा जॉर्ज सोरोस ने कई मुल्कों में रेजिम चेंज, ये अमेरिका जैसे मुल्क में इसने ट्रंप को हटवा दिया। इंडोनेशिया, जापान और देखें, इसने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, रशिया, इन सब जगहों पे गवर्नमेंट चेंज करवाई है। ये समझता है कि इंडिया भी ये कर लेगा, तो इंडिया आज वो इंडिया नहीं है। इंडियंस फुल फोर्स के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। ये तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, और तुमने पंगा लिया है इंडियनों के साथ। ऐसा तुम्हारा हाल होना है ना कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, इतना इंडियन तुम्हारे बारे में रिपोर्टिंग करेगा। तुम एक चोर शैतान हो, पूरे उस इकोसिस्टम का हिस्सा हो जिसमें चाइना भी है, जिसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पाकिस्तान, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सऊदी अरब में भी एक फैक्टर तो है ना इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का, जो कि प्रिंस मोहम्मद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कतर तो है ना, तुर्की में तो है ना, मलेशिया में आज जो हुकूमत है वो नहीं है उस इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के सर्कल में, लेकिन महातिर मोहम्मद की थी। ऐसे आपको बोको हराम, ISIS और ये सब मिला के फिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इनको नचाती है, चाइना की इन्वेस्टमेंट होती है, और इस तरह ये सिस्टम चलता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये एंड पे 2 मिनट का एक जॉर्ज सोरोस का ही इंटरव्यू देख लें, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा शैतान है और हरामी है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Keep supporting. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. Yeah, all of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it,
but somebody else would be taking it away anyhow. And it was whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no